हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा कल का सारे कंपनीज के एनालिसिस का सीरीज में। तो इस वीडियो में भी आई विल कवर आई थिंक 4 कंपनीज। तो उसमें से जो पहला कंपनी है उसका नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का थोड़ा बिजनेस मॉडल जानते हैं। बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है, बहुत छोटी कंपनी द सेंस कि इनका जो लोन बुक का साइज है दैट्स अराउंड 6000 करोड़ के आसपास, राइट। और ये एक अफोर्डेबल होम लोन कंपनी है। अब अफोर्डेबल क्यों वर्ड यूज होता है? बिकॉज ये टायर 2-3 सिटीज के लोगों को जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, महिलाएं हैं, उनको लेंडिंग करते हैं, राइट। और अफोर्डेबल में क्या है कि आपका टिकट साइज कम होता है, राइट, सो दैट यू प्ले मोर ऑफ अ वॉल्यूम गेम देन लेट्स से जो प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो 50-60 लाख का मतलब टिकट साइज मतलब देते हैं, ठीक है। सो 10 लाख का टिकट साइज है। टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू 90% ऑफ द लोन बुक, और इनका लोन बुक है ही बड़ा छोटा, मतलब 6000 करोड़ का है। दिस कंपनी स्टार्टेड इन 2010, ठीक है, मतलब उसी रेंज में, आई डोंट नो इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कुछ 12-14 साल पुरानी कंपनी है। सो इट्स मतलब उतनी पुरानी ओल्ड कंपनी भी नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी का खास बात ये हो रहा है कि लाइक अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में देख रहे हो, राइट, द कंपनीज लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस, आवास एंड एप्टास एंड ऑल दैट, राइट, इनका ये लोग भी तो अफोर्डेबल सेगमेंट में है, बट इनका लोन बुक का ग्रोथ इज बिटवीन 20 and 30%। एसेट क्वालिटी इनका अच्छा है। लेकिन ये जो कंपनी का मैं अभी बात कर रहा हूँ, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, तो इनका लोन बुक इनसे भी कम है और ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट से है। नाउ खास बात इंडिया शेल्टर का ये है कि ये कंपनी का सिंस बेस छोटी है, दे आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द लाइक्स ऑफ द अदर 3 नेम्स दैट आई मेंशन। तो इस कंपनी का जो लोन बुक है दैट ग्रू 40% ऑन अ YOY बेसिस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी का एसेट क्वालिटी इज एब्सोल्युटली प्रिस्टीन। मतलब इनका अगर आप ग्रॉस एनपीए नंबर देखोगे दैट इज ओनली 1%, ठीक है। ग्रॉस एनपीए 1% का मतलब है अगर आपने 100 रुपए का लोन दिए हो, आउट ऑफ 100 रुपीज ओनली 1 रुपए का प्रिंसिपल में आपको 3 महीने का EMI नहीं आ रहा है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो, राइट। तो पिछले साल इनका GNPA नंबर वाज 1.1%, दिस टाइम इट इज 1%। दैट क्लियरली शोज इनका एसेट क्वालिटी कितनी प्रिस्टीन है। सो एसेट क्वालिटी अच्छा है, लोन बुक इज ग्रोइंग 40% YOY इन FY24 ओवर FY23। फिर हमें देखना पड़ेगा, जितने छोटी कंपनीज होते हैं ना, मैं देखता हूँ इनका DPD बकेट्स किस तरफ जा रहे हैं, डेज पास ड्यू। तो 30+ DPD बकेट्स, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि जो लोग जो जितने भी अकाउंट्स, मतलब आप सोचोगे DPD डेज पास ड्यू मतलब 30 दिन हो गया है लेकिन अभी तक EMI उनका नहीं आया है, राइट। तो हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर दिस टाइम टू टोटल अकाउंट्स? 2.4%, ठीक है। और पिछले साल भी ये 2.4% था। देखिए अगर आपका 30+ DPD बकेट्स में ये परसेंटेज बढ़ता जाता 3%, 4%, 5%, मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स यहाँ पे आ रहा है जो कि एक EMI मिस कर रहे हैं। इसका क्या इंडिकेशन है? 30+ DPD, 60+ DPD, इसका मतलब है कि आगे जाके आपका NPA नंबर बढ़ सकता है ना। 60+ DPD मतलब क्या? अगर 60+ DPD बकेट्स बढ़ता है मतलब ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स 2-2 करके EMIs मिस कर रहे हैं, राइट। और 90+ DPD को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस NPA, बिकॉज वो 3 महीने का वो EMI लेट से मिस किया। तो 30+ DPD भी कंपनी का 2.4% है, लास्ट ईयर भी यही परसेंटेज में था। और इनका कंपनी में आप देखोगे इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी है। सो द पैट ग्रोथ इज अराउंड 60% ऑन अ YOY लेवल, ठीक है, जबकि AUM का ग्रोथ इज 40%। सो अगर आपका पैट का ग्रोथ है इज हायर देन आपका AUM का ग्रोथ, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी है। और इसके साथ साथ जो एक और अच्छी बात है कि इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज ऑल्सो कमिंग डाउन, दैट इज आई थिंक अराउंड 38%, पिछले साल इट वाज 40%। मींस आप ग्रो कर रहे हो 40% से, आपका एसेट क्वालिटी सही से और सही बन रहा है, 1% का NPA है, और उसके साथ साथ यू हैव मोर कंट्रोल ओवर कॉस्ट एज वेल, राइट। तो ये तो सारे पैरामीटर्स को क्लिक कर रहे हैं। और इनका जो ROE का नंबर है दैट ऑल्सो टच्ड 15%। पिछले साल आई थिंक द ROE नंबर वाज अराउंड 12% के आसपास, और इनका ROA का नंबर इज 5%। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए आप देख रहे हो कि जब कोई भी फाइनेंशियल का कोई भी फाइनेंशियल का अगर आप देखोगे उनका ROE का नंबर बढ़ते जा रहा है, मतलब ऑन अ बर्ड्स आई व्यू के एंगल से अगर आप देखोगे मतलब सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो ये कंपनी का एक और खास बात ये है कि अगर आप इनका मैनेजमेंट को देखोगे, ये सब चोला फाइनेंस के सारे लोग मिलके ये कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका जो CEO है ये भी पहले चोला फाइनेंस में था, और इनके मैनेजमेंट में और 3-4 लोग हैं जो चोला से उठ के यहाँ पे आया है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में पहले ग्रा फाइनेंस करके एक हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था, which did very well, जो आई थिंक 30-35% से अपने लोन बुक को बढ़ाता था, ठीक है। तो ग्रा फाइनेंस जो चलाने वाला बंदा था वो आज इस कंपनी का मतलब इंडिया शेल्टर में वो अभी चेयरमैन बन के बैठा है, ठीक है। तो ग्रा और चोला का
दोनों का बेस्टेस्ट ऑफ द पीपल, बेस्टेस्ट तो चलो कोई लैंग्वेज मतलब दैट्स नॉट अ वर्ड बट यू गेट द पॉइंट हियर, इट्स लाइक द बेस्ट ऑफ द ग्राफ फाइनेंस वर्ल्ड एंड द चोला वर्ल्ड मिलके अभी ये कंपनी को चालू किया है और इसको चला रहा है, गॉट इट। सो अच्छी बात है ना, बिकॉज अगर आपने ग्राफ फाइनेंस, बिकॉज वो भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी था, अगर आपने उसको चला पाया तो इसको भी चला पाओगे, बिकॉज इंडिया में तो आज मतलब स्कोप का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। यही बात है। प्लस कंपनी का अगर आप देखोगे, कंपनी का आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 70% है, द बैलेंस शीट इज फ्लश विद कैपिटल, तो सब कुछ ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिया शेल्टर में जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में, मतलब अगर आप सारे कंपनीज को देखोगे सो दिस कंपनी इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस, ठीक है, ये हो गई बात। अब दूसरे साइड में हम देखते हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा का बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये एक ऐसे कंपनी है जो ट्रैक्टर बेचने वाला कंपनी है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला बेचने वाला कंपनी है, ठीक है। तो ट्रैक्टर सेल से इनका 70 to 90% के आसपास सेल्स आता है, बाकी आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और ये कुछ रेलवे इक्विपमेंट भी बेचते हैं इंडियन रेलवेज को, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, FY23 के बिग बेस में FY24 में इनका ट्रैक्टर का वॉल्यूम डिग्रो कर गया, मतलब इनका जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द पाई था, ठीक है, जो ट्रैक्टर है, राइट, तो उसका ही डिग्रोथ हो गया। मतलब इनका अगर मैं थोड़ा सा डेटा बताऊं, द ट्रैक्टर वॉल्यूम्स डिग्रू 14% YOY इन Q4, ठीक है, बट द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये जो अर्थ मूविंग व्हीकल वगैरह वगैरह होता है ना, दे ग्रू 17% YOY इन Q4 और FY24 में 41% से बढ़ा। आपने देखा होगा ये सांगवी मूवर्स, फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इनका भी बहुत तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है, बिकॉज हमारे देश में जितना भी सरकार ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल रहा है, ये पूरा केपेक्स चल रहा है, राइट, जितना भी कोर सेक्टर में केपेक्स हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला सेगमेंट बहुत ही बढ़िया कर रहा है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली एस्कॉर्ट्स का ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो सेगमेंट है दैट इज 10-15% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल अगर आप देखोगे एस्कॉर्ट्स का सेल्स फेल 5% के आसपास ऑन अ YOY बेसिस एंड ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी डिग्रोथ हुआ, बिकॉज ट्रैक्टर्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई एस्कॉर्ट्स की बात, रिजल्ट अच्छी नहीं है, 5% का डिग्रोथ है, राइट। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी। नेक्स्ट कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, ADF फूड्स करके, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करता है, एक इंडियन कंपनी है जिसका 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नॉर्थ के साइड में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेचता है आपका जो ये एथनिक प्रोसेस्ड फूड होता है, ये सब चटनी हो गई, पिकल्स हो गया, फिर आप देखोगे जितना भी फ्रोजन फूड होता है ना, फ्रोजन फूड हो गया, तो ये इंडिया में बनाता है और दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इनका एक्सपोर्ट मार्केट इंक्लूड्स 55 कंट्रीज, मेजॉरिटी इनका एक्सपोर्ट मार्केट है आपका UK और US और मिडिल ईस्ट भी है इनका, ठीक है। अब समझिए बात को, तो इनका एक ब्रांड है अशोका करके, ठीक है, जो बाहर में बहुत पॉपुलर है, राइट। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, इसका 2 सेगमेंट है रेवेन्यू का, ठीक है। 80% आता है अपना ये प्रोसेस्ड रेडी टू ईट खाना बेच के, ठीक है, और जो 20% है वो है कि दूसरे ब्रांड जैसे यूनिलीवर का ब्रूक बॉन्ड एंड वो सब जो चाय पत्ती वत्ती का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, दैट इज 20% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, ठीक है। लेकिन इनका मेन जो पार्ट है वो है कि 80% जो कि अपना, जैसे अब मैंने बोला अशोका करके जो ब्रांड है, राइट, वो उस ब्रांड पे ये लोग सारे रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड, चटनी, पिकल्स और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रोजन फूड जो आप खाते रहते हो, राइट, तो वो सारी चीजों पे ये लोग हैं। नाउ ये कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है Q3 में। तो अगर मैं इनको बताऊं कि आपका सेल्स इनका सेल्स ग्रू 26% YOY लेवल पे, ठीक है, Q4 ओवर लास्ट Q4, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनका कुछ 13% का ग्रोथ आया है। सो दिस कंपनी में सडनली इसका ग्रोथ मोमेंटम बढ़ गया। पहले इसका 26-30% का सेल्स का ग्रोथ नहीं होता था, लेकिन अभी बढ़ गया, ठीक है, और इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। मतलब इनका जो पैट का ग्रोथ है दैट ग्रू ऑलमोस्ट 60%, तो इनका पैट और EPS का ग्रोथ इज हायर देन सेल्स का ग्रोथ। EPS ग्रू 60% जबकि सेल्स ग्रू 26%। तो ये तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट है ना। तो ये अच्छी बात है। और ये कंपनी ने रिसेंटली क्या किया ना, यूएस में तो वेयर हाउसेज ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो सारे माल जो यहाँ से बना के एक्सपोर्ट करता है तो वेयर हाउस में रखता है और उससे डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसानी होता है ना। और यूएस में माल बेचता है तो इनको वहां भी हाई मार्जिन में वो माल बेच सकता है। इंडिया में भी ये क्या कर रहे हैं, सोल करके एक ब्रांड है, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इंडियन फ्लेवर्स को दुनिया में डालते हैं और दुनिया के फ्लेवर्स को इंडिया में ला रहे हैं। गॉट इट। तो जैसे ये थाई करी एंड ऑल दैट का ये जो चटनी पिकल्स होते हैं, वो सोल SOUL करके एक ब्रांड बनाया है और उससे वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का गेम चालू कर दिया, ठीक है। तो मतलब उनको समझ में आया कि हमें एक्सपोर्ट के साथ डोमेस्टिक मार्केट को भी बढ़ाना है। तो यही है ADF फूड्स का, और इनका बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों ही बहुत ही तगड़ा है। तो हम ये जो सुनते रहते हैं ना कि लाइक अभी यूरोप में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मिडिल ईस्ट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और एंड ये तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, राइट, ADF फूड्स, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंट होने के बावजूद भी दे कुड ग्रो सेल्स
at 26-27% YOY, which is a very good set of numbers from this company. और जो लास्ट कंपनी है उसका नाम है रुशील डेकोर, ठीक है। तो ये जो कंपनी है रुशील डेकोर, ये लैमिनेट्स और प्लाईवुड और एमडीएफ में है। एमडीएफ है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं बोल सकता हूँ कि आप कोई भी लैमिनेट्स या प्लाईवुड का जो भी लिस्टेड कंपनीज है, आप उनका कॉन कॉल सुनोगे तो बहुत मायूसी छाई हुई है, ठीक है। बिकॉज एक तरफ एक्सपोर्ट बाजार में प्रॉब्लम चल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में आप हाई वैल्यू आइटम्स बेच नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे स्टाइलम हो गया, रुशील हो गया, सेंचुरी प्लाई हो गया, ग्रीन प्लाई हो गया, ये सारे कंपनीज में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। जबकि ऑफकोर्स आप देखोगे आई थिंक Q4 में ग्रीन प्लाई का भी ग्रोथ नहीं है और रुशील का भी देखोगे तो सिर्फ 9% का सेल्स का ग्रोथ है, ठीक है। दूसरे साइड में क्या है, जब रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, इनका रॉ मटेरियल क्या है, टिम्बर, राइट। तो टिम्बर प्राइसेस आई थिंक वेंट अप बाय 20-30% FY24 ओवर 23 में। लेकिन सिंस ये सब लैमिनेट्स एंड प्लाईवुड का शीट बनाते हैं ना, तो क्या होता है ना, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट इज ए ह्यूज कंपटीशन हियर। ये वो पेंट्स या ज्वेलरी की तरह नहीं है जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मतलब एकदम बैठा है अपना सामान लेके, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ता है एंड सिंस दे कैनॉट गेन मोर मार्केट शेयर इन फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज स्पेस, तो ये अपने प्राइसेस को बढ़ा नहीं पाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस घटता है और लेट्स से जब डिमांड भी थोड़ा बहुत करके सॉफ्टन होता है, तो बूम ना, एक बूम का मतलब है कि एकदम यहाँ पे मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दैट इज वाई इस रुशील डेकोर का जब 9% का सेल्स का ग्रोथ हुआ, बट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिग्रीव बाय 33%। ओके, सो इसका क्या मतलब, कंपनी में प्रॉब्लम्स तो चल ही रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी मतलब कोई भी अगर आप प्लाईवुड या लैमिनेट्स का कंपनी देखोगे तो इनका मैनेजमेंट आर ऑलवेज होपफुल कि जितना भी रियल एस्टेट, क्योंकि देखिए ये सब प्लाईवुड और लैमिनेट कहाँ लगता है, मेजोरिटी आपको लगता है घर में जब आप इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हो तो आप प्लाईवुड का आप सीलिंग लगा दोगे, फिर उसके बाद मतलब सीलिंग, दीवार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो बेसिकली क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर बूम आया तो यहाँ पे इनको फायदा मिलेगा, बट इनका कोई प्रॉपर कोई गाइडेंस मुझे मिलता नहीं है, ठीक है। बहुत ही एक डिप्रेस्ड सिचुएशन में है ये पूरा ये जो बिल्डिंग मटेरियल का सेगमेंट, स्पेशली इन द प्लाईवुड का कैटेगरी में। सो ये हो गई बात। एंड सिंस इनका पैट इतना डिग्रोथ होकर गया तो इनका आरओई का नंबर भी घट गया। आई थिंक द आरओई नंबर इज नाउ 9% आफ्टर FY24। पिछले साल इट वाज एट आई थिंक नॉर्थ ऑफ 20%। सो ये मैं रुशील डेकोर का बात कर रहा हूँ। तो अगर आरओई घट गया, मार्जिन्स घट गया और सेल्स ओनली ग्रोइंग एट 9%, ये सेल्स भी 9% से इसीलिए ग्रो किया बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइक यहाँ पे थोड़ा ये लोग क्या कर रहे हैं, टायर 2, 3, 4 में अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम का गेम खेल रहे हैं। तो उस वॉल्यूम के चक्कर में इनका थोड़ा सेल्स ग्रोथ हुआ। लेकिन अगर आप ये सब कंपनीज को देखोगे ना, ग्लोबल एमडीएफ प्राइसेस आर कमिंग डाउन, फिर उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट्स में सिचुएशन उतना अच्छा, जैसे मैंने बताया इतना कंपटीशन है और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट होता नहीं है, राइट। मतलब आई गेस जब कोई रियल एस्टेट का कंपनी भी कोई किसी से मतलब ये प्लाईवुड या लैमिनेट का कोई शीट लेता है, वो देखता नहीं है कि वो सेंचुरी प्लाई का है या कोई लोकल प्लेयर का है। तो ये है बात। तो चलिए ये तो हो गया 4 कंपनीज का। इसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इंडिया शेल्टर फिनकॉर्प को अच्छे से देखो, ठीक है, उसको अच्छे से ट्रैक करो बिकॉज छोटी कंपनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सबसे हाई स्पेस से ग्रो कर रहा है। एडीए फूड्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, मतलब इट रियली सरप्राइज मी कि कितना अच्छा से इसे नंबर किया। रुशील डेकोर और एस्कॉर्ट्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा।